हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हिस्ट्री की 8 मार्कर सीरीज के लास्ट एपिसोड पे। और इस वाले एपिसोड में हम जितने भी बचे हुए 8 मार्कर क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उनको कवर कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब मैं आपको ये सीरीज कवर करवा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए इस चैनल पे आने वाली है। अच्छा, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि क्या क्या चीजें अभी तक हमने हिस्ट्री के एग्जाम के लिए कर ली है और क्या क्या चीजें बची है। ठीक है, और वो कब कब आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके लिए जो 8 मार्कर क्वेश्चन है, जितने भी आपके 8 मार्कर क्वेश्चंस है, 8 मार्कर क्वेश्चन के मैंने अभी तक 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। ठीक है, तो 8 मार्कर क्वेश्चन के 2 वीडियोस बना दिए हैं। और उसके बाद वन शॉट वीडियो बना दिया है बुक वन का वन शॉट वीडियो बनाया है। ये वीडियो ना आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होने वाला है, बिकॉज इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी करवा दी है। और मतलब इम्पोर्टेंट क्या, जो पूरी कंप्लीट बुक वन है उसको कवर कर दिया है, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो फटाफट से जाकर पहले इस वीडियो को कवर कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाए। ठीक है, ये मैंने अभी तक करवा दिया है। और क्या क्या चीजें आपके लिए आने वाली है अभी ऑन द बोर्ड है वो भी बता देती हूँ। इतना पार्ट तो हमने कर लिया है, इसको हम साइड में कर दिया। अब क्या क्या चीजें बची है, आज के इस एपिसोड में हम 8 मार्कर क्वेश्चंस जितने भी है ना बचे हुए हमारे, उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 3 मार्कर क्वेश्चन की एक वन शॉट वीडियो आएगी। 3 मार्कर क्वेश्चंस के लिए एक वन शॉट वीडियो जो है वो आएगी। और ये वन शॉट वीडियो जो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, ये वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं। उसके अलावा बुक 2 की भी वन शॉट वीडियो आएगी, बुक 2 की वन शॉट वीडियो। इसी तरीके से बुक 3 के लिए भी वन शॉट वीडियो आएगी, बुक 3 के लिए भी वन शॉट वीडियो आएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं आपके, जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो मैप्स हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो करेंगे। और 100 टू 150 एमसीक्यूज जो है वो हम प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, ताकि हमसे एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। बिकॉज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गलतियां हमारी एमसीक्यूज में ही होती है। तो अच्छी तरीके से जितने भी एमसीक्यूज है वो मैं आपको करवा दूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इट इज़ हाई टाइम आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें अदरवाइज आप मिस कर दोगे। हो सकता है कि आप तक वो नोटिफिकेशन ना पहुंचे और आप ये वीडियो जो है वो मिस कर दो, और आपको फिर बाद में रिग्रेट हो कि हमने क्यों ये वाला जो पार्ट था वो मिस कर दिया। बिकॉज इनमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा रही हूँ ऑलरेडी। ऐसे ही मैंने पॉल साइंस के लिए भी किया था, और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, बहुत अच्छा रिव्यू देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही पूछे गए थे। तो इसीलिए फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। और एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी डिमांड है मेरी यहाँ पे, कि भाई 8 मार्कर क्वेश्चन की वीडियो तो मैं अपलोड कर दे रही हूँ। ठीक है, 8 मार्कर जो क्वेश्चन की वीडियो है वो मैं अपलोड कर दे रही हूँ। और इसके बाद जो बुक 2 की वन शॉट वीडियो है ना, वो भी मैं रात तक अपलोड कर दूंगी, बट एक ही शर्त पे अपलोड करूंगी। अभी चैनल पे ऑलमोस्ट हमारे 360 सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, अभी हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 360 सब्सक्राइबर है। इनको आपको किसी भी हाल में रात तक, आज रात तक की आपके लिए मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, और मैं देखती हूँ ये आप इसको फुलफिल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बिकॉज आपके लिए मैं सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी रात रात जग के मैं पीपीटी भी बना रही हूँ, ताकि आप तक ये जो कंटेंट है ना वो टाइमली डिलीवर हो पाए, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके लिए कुछ भी मैं आपसे चार्ज नहीं कर रही हूँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो 360 सब्सक्राइबर है ना, इनको रात को जब मैं बुक 2 की वीडियो अपलोड करूंगी उससे पहले पहले एक बार फटाफट से 400 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देना। ठीक है, सिर्फ 40 सब्सक्राइबर्स और बढ़वा दो। ठीक है, तो ये 400 तक पहुंच जाएंगे, और तब मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि सच में बच्चे मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि मैं और ज्यादा उनके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती हूँ। ठीक है, अब फटाफट से ये सारी बातें तो हो गई, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, चलो भाई स्टार्ट किया जाए वीडियो को। 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था लास्ट सीरीज में, और अब हम करेंगे कहाँ से, 21 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है, आइडेंटिफाई द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द महानवमी डिब्बा
अ स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में एक महानवमी डिब्बा करके एक जो प्लेस है वो बनी हुई है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें क्या-क्या रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे, ये किस पर्पस के लिए बनाया गया था, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में हज़ारों बार पूछा जा चुका है और बार-बार ये लोग पूछते ही रहते हैं, वो भी 1 मार्क के लिए। तो हमें पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली कि हमें लिखना क्या है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसा जो प्लेटफॉर्म देखने में लगता है डिब्बा स्ट्रक्चर का, उसी तरीके से और जिस तरीके से ये इसका जो नाम है महानवमी, तो जो फेस्टिवल से लिया गया है, तो उसी चीज को ये एसोसिएट भी करता है। द नेम कम्स फ्रॉम द शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द महानवमी फेस्टिवल विच वॉज ऑब्जर्व देयर। यहाँ पे महानवमी फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता था, इसीलिए इस जगह का इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम महानवमी डिब्बा रख दिया गया। यहाँ पे कुछ-कुछ रिचुअल्स ऐसे एसोसिएटेड थे, कुछ-कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड में यहाँ पे अलग-अलग परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। क्या रिचुअल्स थे भाई? दशहरा के टाइम पीरियड में, दुर्गा पूजा के टाइम पीरियड में, नवरात्रि के टाइम पीरियड में और इवन महानवमी के टाइम पीरियड में यहाँ पे ऐसा लगता है कि फेयर लगता था और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो आते थे और अलग-अलग तरीके की जो परफॉर्मेंसेस है वो हुआ करती थी। द विजयनगर किंग्स डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज, पावर एंड सिज़रेनिटी। तो यहाँ पे जितने भी विजयनगर के राजा हुआ करते थे बेसिकली वो क्या करते थे यहाँ पे, वो अपनी पावर को, अपनी प्रेस्टीज को यहाँ पे आकर दर्शाया करते थे स्पेशल ओकेजन्स पे। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ इमेजेस। तो ये जो सेरेमनीज थी इनके अंदर क्या क्या आता था भाई, ये जो सेरेमनीज होती थी पूरी, इनके अंदर जो वर्शिप करते थे लोग, पूजा करते थे इमेजेस की, भगवान के इमेजेस की पूजा करते थे। जो स्टेट हॉर्स था इनका, जो बेसिकली जो राज्य घोड़ा था इनका, उसकी पूजा किया करते थे एंड द सेक्रीफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल्स, और बाकी जो बाकी एनिमल्स थे उनकी बलि भी चढ़ाया करते थे, सेक्रीफाइस भी किया करते थे। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है? डांसेस, रेसलिंग मैचेस एंड प्रोसेशंस ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स, सोल्जर्स, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। रिचुअल प्रेजेंटेशंस बिफोर द किंग, ये सारी की सारी चीजें जो जितने भी रिचुअल्स होते थे, जितने भी यहाँ पे जो भी इनकी प्रथाएं होती थी, ये किंग के सामने प्रेजेंट करते थे एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायकास, जितने भी चीफ नायकास होते थे उनके द्वारा भी प्रेजेंट किया जाता था, उनके सामने भी प्रेजेंट किया जाता था एंड सबऑर्डिनेट किंग्स मार्क द ओकेजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओकेजन में होती थी। द रूलर इंस्पेक्टेड द आर्मी, जो रूलर होता था इनका वो क्या करता था, वो आर्मी को इंस्पेक्ट करता था कि क्या सारी चीजें सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, क्या हमारी आर्मी जो है वो आज के टाइम पीरियड में इतनी स्ट्रांग और केपेबल है या नहीं है, ये इन चीजों का ध्यान रखते थे। नायकास ब्रॉट गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट फॉर द किंग्स, तो जो नायकास थे वो क्या करते थे, वो राजा के लिए अलग अलग ट्रिब्यूट्स, अलग अलग भेंट लेकर आते थे, अलग अलग गिफ्ट्स लेकर आया करते थे स्पेशल ओकेजन पे। द एंटायर कॉम्प्लेक्स वाज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स, पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स था ये डबल वॉल से इसको पूरा सराउंड कर रखा है, कवर कर रखा है विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम, और इनके बीच में से एक गली जो है वो जा रही है। एक और चीज है यहाँ पे, द ऑडियंस हॉल वाज अ हाई प्लेटफॉर्म, जो ऑडियंस हॉल बना हुआ है वो हाई प्लेटफॉर्म है विद स्लॉट्स, जिसमें कि वुडन जो पिलर्स थे ना उसके लिए स्लॉट्स बने हुए हैं, अलग अलग जगह बनी हुई है एट रेगुलर इंटरवल्स, कुछ कुछ की दूरी पे। इट हैड अ स्टेयरकेस, उसमें सीढ़ियां भी लगी हुई है सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए, और द पिलर वर क्लोजली स्पेस, और जो जितने पिलर्स थे वो ऐसा लगता है पास पास में ही उनको लगाया गया था। द महानवमी डिब्बा वॉज अ मैसिव प्लेटफॉर्म, ये इतना मैसिव प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी 11,000 स्क्वायर फीट की अराउंड जो बेस है वो 11,000 स्क्वायर फीट का है और उसकी हाइट 40 फीट की है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं ये आपसे। 11,000 स्क्वायर फीट की इसकी जो पूरी की पूरी बेस है वो है और 40 फीट का इसका पूरी हाइट है। ठीक है, द प्लेटफॉर्म मस्ट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा माना जाता है कि पक्का ये एक वुडन स्ट्रक्चर पे ही सपोर्ट करता था पूरा, एंड अदर पेरिशेबल मटेरियल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद कार्विंग्स, रिलीफ कार्विंग्स, तो अलग अलग जो बेस था उसको अच्छी तरीके से कार्व वाव करके बनाया गया था। आया समझ में भाई? मैंने आपको यहाँ पे 15 पॉइंट्स बता दिया 8 मार्कर क्वेश्चन के लिए, और ये 15 पॉइंट्स में से यू जस्ट हैव टू राइट एनी 9 to 10 पॉइंट्स देयर टू स्कोर 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स। ओके, आया समझ में अच्छी तरीके से कि आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स में स्कोर करने के लिए बेसिकली क्या करना है, इन 15 पॉइंट्स में से कोई से भी 8 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से, 8 to 10 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, उसको जाके वहां पे लिख कर आना है एग्जाम में, और तब पूरे मार्क्स ना आए ना तो फिर आकर कॉमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई, आउटलाइन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल एंड द विठला टेम्पल इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पे दो बेसिकली टेम्पल थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वैसे तो और भी थे, लोटस टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, ये सारे थे, बट दो जो इंपॉर्टेंट थे उनको देख लेते हैं, विरूपाक्ष टेम्पल और विठल टेम्पल। तो इनके जो फीचर्स है वो बताने हैं यहाँ पे कि क्या थे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल जो था, द विरूपाक्ष टेम्पल वाज एन ओल्ड टेम्पल, ये एक पुराना टेम्पल था जो कि किसको डेडिकेट करता था, ये शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता था, जो कि यहाँ के गार्डियन डाइटी थे, ठीक है। इट वॉज enlarged विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, और फिर उसके बाद इसको और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया जब विजयनगर एम्पायर यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन शाइन वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेवराया। तो यहाँ पे ये जो हॉल बना था ना, इसके आगे ये कृष्णदेवराया के जरिए ही बनवाया गया था, टू मार्क हिज एक्सेशन, ये दिखाने के लिए जब वो अपने यहाँ पे रूल करने के लिए आ गए थे। दिस वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से कार्व करके पिलर्स में डेकोरेट किया गया था। गोपुरम, रॉयल गेटवेज दैट ऑफन dwarfed the towers on the central shrine and signaled the presence of the temple। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें बनाई हुई थी, गोपुरम बनाया था, जो ऊपर वाला पार्ट ऐसा टाइप का रहता है ना मंदिर के, वो बनाया हुआ था, गेटवेज बनाए हुए थे, जिससे बहुत ज्यादा सुंदर नजारा देखने को मिलता था, इतना सुंदर ये जो प्लेस था वो लगता था। सेंट्रल श्राइन बनाई हुई थी, जो गर्भगृह होता है वो बनाया गया था बेसिकली, जिसमें गर्भगृह ग्रह वाला एरिया कौन सा होता है, जिसमें यहाँ पे चार काइंड ऑफ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बट यहाँ पे चार पिलर्स लगे होते हैं इधर इधर, और ये बीच वाला जो एरिया है वो होता है, तो ये बनाया हुआ था। देयर वर मंडपास और पिलर्ड कॉरिडोर्स इन द टेम्पल, तो पिलर्ड कॉरिडोर्स भी थे, वही जो बताया मैंने, जहाँ पे पिलर्स वगैरह लगे हुए थे चारों साइड, वो भी बना हुआ था। इसकी सोशल इंपॉर्टेंस क्या थी, इमेजेस ऑफ गॉड्स वर प्लेस टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामास। तो अलग अलग भगवानों की यहाँ पे इमेज भी लगाई गई थी। यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ डाइटीज, जो बेसिकली शिवरात्रि होती थी वो यहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती थी। अदर्स वर मेंट टू स्विंग द डाइटीज, और बहुत सारे यहाँ पे जो अलग अलग भगवान थे वो भी हमें देखने को मिलते थे। विजयनगर रूलर्स जो थे, यहाँ के जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड विरूपाक्षा, विरूपाक्षा भगवान के उस बिहाफ पे यहाँ पे बेसिकली क्या करते थे, कहते थे कि हम आपके ही उससे यहाँ पे रूल कर पा रहे हैं। ऑर्डर्स वर साइंड इन द नेम ऑफ श्री विरूपाक्षा, तो जो भी ऑर्डर साइन किए जाते थे वो श्री विरूपाक्षा के नाम से ही साइन किए जाते थे। रूलर्स इंडिकेटेड क्लोज लिंक्स, तो रूलर ऐसा क्यों करते थे, भगवान के साथ अपनी इतनी क्लोज लिंक्स क्यों दिखाते थे, ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनको कहीं ना कहीं वैलिडेशन मिल पाए, यूजिंग द टाइटल ऑफ हिंदू सुरातरना, ठीक है, इस टाइटल को यूज करते थे। रॉयल पोर्ट्रेट्स एंड स्कल्पचर्स वर आल्सो डिस्प्लेड इन द टेम्पल्स, तो अलग अलग पोर्ट्रेट्स हो गई, अलग अलग जो चीजें हैं, स्कल्पचर्स है, वो यहाँ पर डिस्प्ले करी जाती थी टेम्पल में। किंग्स विजिट्स टेम्पल अलोंग विद अमर नायकास, जो अमर नायकास थे उनके साथ ये लोग, यहाँ पे राजा जो था बेसिकली वो जाता था इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे मंदिर को, टेम्पल को विजिट करने। अब विठल टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। विठल टेम्पल के बारे में क्या है, द प्रिंसिपल डाइटी वॉज विठला, जो मेन यहाँ के प्रिंसिपल डाइटी थी वो विठला थे, यानी विठला यानी फॉर्म ऑफ विष्णु। दिस टेम्पल हैड सेवरल हॉल्स, इसमें काफी सारे हॉल्स बने हुए थे, यूनिक श्राइन डिजाइन बनी हुई थी जिसमें चैरियट भी था, रथ बना हुआ था। A characteristic features of the temple complexes was the chariot streets that extended from the temple gopuram in a straight line। इसकी जो खासियत थी वो क्या थी कि चैरियट व्हील वहां पे रखा हुआ था बेसिकली, और ये पूरी एक्सटेंड करते हुए मंदिर तक की पूरी लाइन जो थी वो पहुंचती थी। These streets were paved with stone slabs, जो स्टोन स्लैब्स थे उनसे इनको एक पक्की जो सड़क थी वो बनाई गई थी, and lined with pillar pavilions in which merchants set up their shops। तो यहाँ पे साइड में ना पिलर्स वगैरह भी लगे हुए थे, जहाँ पे जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो अपनी शॉप्स लगाया करते थे, ठीक। तो ये था, दोनों टेम्पल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम व्हिच द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, 24 में आया, 23 में आया, 21 में आया, तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको मैं दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ, ऑलरेडी मैं आपको लास्ट सीरीज में बता चुकी हूँ, तो दोबारा से नहीं करवाऊंगी, सब कुछ वही है, देख रहे हो सब कुछ वही है, तो इसलिए इसको अभी दोबारा से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, जो मगध था वो एक बहुत पावरफुल महाजनपदा बन गया था 6 से लेके 4 सेंचुरी बीसी के बीच में, ये बताओ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। मगध जो था वो बहुत मोस्ट पावरफुल महाजनपदा बन चुका था 6 से लेके 4 सेंचुरी बीसी के बीच में, क्योंकि मगध वॉज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव था ये, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी। आयरन माइंस भी यहाँ पे लोकेटेड थी, कहाँ पे थी,
बताया था ना झारखंड में, ठीक है। तो आयरन माइंस यहाँ पे लोकेटेड थी, वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए यहाँ पे आयरन माइंस भी लोकेटेड थी। और एलिफेंट्स जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करते थे आर्मी के, वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन। तो फॉरेस्ट वाले एरिया में ये पाए जाते थे। गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो इनको चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नेटवर्क प्रोवाइड कर देती थी। Magad attributed its power to the policies of ambitious kings like बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्मनंदा। तो मगध जो था वो इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों बन पाया? इन तीन रूलर्स की वजह से। यहाँ के तीन रूलर्स ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। राजगृह इसकी पहले फोर्टिफाइड, मतलब राजगृह इसकी एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी जो पहले इसकी कैपिटल भी हुआ करती थी। लेटर ये जो कैपिटल थी इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया, जो कि गंगा रिवर के किनारे में शिफ्ट कर दी गई। और इसके अलावा कोई और पॉइंट भी अगर आपको याद है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइक वो जो 6 कमेटी के बारे में बताया था वो सारी चीजें भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये 9 पॉइंट्स कर लिया है, इसमें से वही 8 टू 9 पॉइंट्स जो है वो आपको एग्जाम में लिख के आने, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज मेजर लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। मौर्यन एम्पायर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की तरह इंडियन हिस्ट्री में देखा जाता है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तो मौर्यन एम्पायर की जो जो एमर्जेंस है वो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। वॉज रिगार्डेड एज मेजर लैंडमार्क। हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एम्पायर अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। तो ये वाला जो मौर्यन एम्पायर है ना, ये हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है भाई देखकर, ये एम्पायर जो था ना ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि उस टाइम में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हिस्ट्री में आए। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो मॉडर्न एम्पायर के हमें मिले, जैसे स्टोन स्कल्पचर, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली वर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेक्टिकुलर आर्ट। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो नक्काशी थी, जो आर्ट थी वो करी जाती थी। मैसेज जो था अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे, वो जो लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था बाकी सारे रूलर से। तो अशोका बेसिकली क्या करता था, धर्म का प्रचार किया करता था ना। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, और ये सारे पूरे इंडिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सजेस्ट करता है कि अशोका एक बहुत ही पावरफुल और इंडस्ट्रियस रूलर था। ही वॉज मोर हम्बल, बहुत ज्यादा हम्बल भी हो गया ये बाद में, जब इसने अलग अलग जो टाइटल्स थे वो अडॉप्ट कर लिए। सो नेशनलिस्ट लीडर इन द 20th सेंचुरी रिगार्डिंग हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर। तो जब 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इंडिया में जब नेशनलिस्ट स्ट्रगल चल रहा था ना, तो बहुत सारे लोग इसको एडमायर करते थे अशोका को। ऐसा मानते थे कि भाई ये एक ऐसा राजा है जैसा देश देश में एक एक इंसान जो है वो होना चाहिए। द एम्पायर कितने साल तक चलता है? ये 150 ईयर्स के अराउंड ये एम्पायर जो है वो चलता है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट याद आए तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड गांधी जी डिसीजन टू इनिशिएट द सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करने वाले हैं, और ये मूवमेंट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों बन गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? तो भाई ये बताओ, जो सॉल्ट है वो उसपे सिर्फ और सिर्फ क्या रिच का ही मोनोपोली होनी चाहिए क्या? मतलब सिर्फ अमीर इंसान ही उसको खाता है, गरीब इंसान खाने वाने में यूज नहीं करता है? करता है ना। तो जो सॉल्ट था वो एक ऐसा सिंबल था, यूनिटी का सिंबल था, कि चाहे कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, हर कोई इसको कंज्यूम करता ही करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं गांधी जी ने सॉल्ट को यहाँ पे सबसे पहले चूज किया। रीजन क्या थे? सॉल्ट जो था, बेसिकली सॉल्ट तो पॉपुलर था, बट जो सॉल्ट लॉ थी वो बिल्कुल अनपॉपुलर थी, बिल्कुल अनप्लीजिंग थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और गांधी जी ने ना एडवांस नोटिस ऑलरेडी यहाँ पे लॉर्ड इरविन को दे दिया था। बोला था कि भाई मेरी ये 11 डिमांड्स को फुलफिल कर दो, मान लो अदरवाइज मैं क्या करूंगा, सॉल्ट मार्च ना 11 मतलब मार्च तक इसको 11 डिमांड्स जो है वो इनको साइन कर दो और मान जाओ, अदरवाइज मैं 12th मार्च को ही सॉल्ट मार्च जो है वो लॉन्च कर दूंगा। बट ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को यहाँ पे बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो समझ नहीं पाए इनकी पावर को। और इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने 12th मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट मार्च जो था वो स्टार्ट कर दिया, और जाकर जो सॉल्ट लॉ थी वो ब्रेक कर दी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बता दो भाई फटाफट से, कहाँ से शुरू हुआ था ये जो पूरी यात्रा शुरू हुई थी गांधी जी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, ठीक है। और ये लोग कहाँ गए थे, एंड कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दांडी में, ठीक है। जो दांडी कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहां जाके एंड हुई थी, ठीक। लगभग ये यात्रा पूरे 2 वीक्स तक चलती है, 2 हफ्ते तक ये पूरी की पूरी जो जर्नी है वो चलती है। और इनके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स इनको ज्वाइन करते हैं, और फाइनली ये लोग सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं, उस पे जो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली है उसको खत्म कर देते हैं। और उसके बाद ऐसे ही सेम सेम मूवमेंट्स इंडिया में बाकी सारी जगह भी स्टार्ट हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी वो मैन्युफैक्चर पे हुआ करती थी, सेल या फिर मेकिंग पे भी सॉल्ट के, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द सॉल्ट, गवर्नमेंट ने सॉल्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इट कुड नॉट सेल प्रॉफिटेबली। तो क्योंकि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ताकि ये अच्छी तरीके से उसमें से मुनाफा कमा सके। पीपल वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक यूज, जो जनता थी उसको अलाउड ही नहीं था कि वो सॉल्ट अपने डोमेस्टिक यूज के लिए बना सके, और लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप हाई प्राइस पे ना सॉल्ट को खरीदो। तो सॉल्ट यहाँ पे हर किसी के द्वारा यूज किया जाता था, और यही सिंबल जो था वो गांधी जी ने प्रोटेस्ट के लिए चूज किया। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। इट डिप्राइव द पीपल ऑफ अ वैल्यूएबल विलेज इंडस्ट्री, और ये इससे पता चला कि भाई चाहे कोई भी इंसान हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इट इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दैट नेचर प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस। और इससे क्या पता चला था कि भाई ये ब्रिटिशर्स कितने ज्यादा क्रूअल हो सकते हैं, कितने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि सॉल्ट तो भाई इन्हीं के यहाँ ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उस पर भी अपनी मोनोपली लगा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो गांधी जी ने डिसाइड करी, इन सारी चीजों को सोचते हुए यहाँ पे सॉल्ट मार्च लॉन्च किया। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट्स में कि भाई 12th बेसिकली ये जब वहाँ पे पहुंचे, जिस टाइम पीरियड में ये पहुंचे थे, अप्रैल में ये लोग वहाँ पहुंचे थे, तो वो भी याद रख सकते हो कि अप्रैल में ये पहुंचे थे, बता सकते हैं उनके साथ इतने सारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे। ये सारी चीजें भी ऐड करी जा सकती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये पूरी जो सॉल्ट लॉ थी, तो देख रहे हो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैंने आपको यहाँ पे 8 जो 12 पॉइंट्स है वो ईच के बता दिए। तो आपको ऊपर वाले में से कोई 8 पॉइंट लिख देने हैं, 8 से 9 पॉइंट लिख देने हैं, और इनमें से कोई से भी 8 से 9 पॉइंट लिख देने हैं। इतने ज़्यादा नहीं भी लिखोगे, 6-6 पॉइंट्स भी दोनों में लिख दोगे, स्टिल यू विल गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। इसकी वजह से सॉल्ट लॉ की वजह से क्या हुआ, महात्मा गांधी जो थे ना वो पूरी वर्ल्ड की नज़रों में आ चुके थे, सबकी नज़रों में आ चुके थे। मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन अमेरिकन प्रेस। ये जो मार्च था अमेरिका में भी कवर हो रहा था, यूरोप में भी कवर हो रहा था, अलग अलग जगह पे इसको कवर किया जा रहा था। ठीक है, विमेन ने भी इसमें लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। सॉल्ट मार्च जो था इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया कि अब उनका राज जो है ना वो जल्दी ही खत्म होने वाला है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। दे रियलाइज दे वुड हैव टू शेयर सम पावर। इनको समझ में आ गया कि इनको कुछ ना कुछ पावर तो इंडियंस के साथ शेयर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये इंडियंस मानेंगे नहीं। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट मार्च। हर तरीके के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के। पीपल मेड सॉल्ट एट डांडी। लोगों ने डांडी वाला जो एरिया है कोस्टल एरिया गुजरात का, वहां पे जाकर क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, सॉल्ट को प्रोड्यूस करके। इट वाज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। इतना ज्यादा नॉन वायलेंट था, इतना ज्यादा नॉन वायलेंट था कि इसमें जरा से भी कहीं पे भी दंगे वंगे नहीं हुए। पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे वायलेंट मेजर्स को यूज किया, मेथड्स को यूज किया, ताकि वो मार्च को कंट्रोल कर सके। और जो ब्रिटिशर्स थे इसके बाद से वो उनकी जो छवि छवि थी, जो इमेज थी, वो और ज्यादा खराब होती हुई चली गई इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, इनमें से कोई से भी 6-6 पॉइंट्स भी 7-7 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी इनफ है, तो भी पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन व्हाई क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कंसिडर्ड अ मास मूवमेंट। कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसको मास मूवमेंट क्यों कंसिडर किया जाता है इंडिया के अंदर। तो हुआ क्या भाई कि फेलियर हो चुका था क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन जो आया इंडिया में उसका कोई भी यूज नहीं था यहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे अगस्त 1942 में शुरू हो जाता है, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक स्लोगन था, वो था डू और डाई, है ना, करो या मरो। मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन गांधी जी एंड लीडर्स वर अरेस्टेड। ये पूरा का पूरा मूवमेंट तब शुरू होता है जब गांधी जी को और उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता है। बट जो यंगर एक्टिविस्ट थे उन लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली, लाइक जयप्रकाश नारायण। इन लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाई। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सटारा। तो अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे अपने आप को, ये जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट बता दे रहे थे, कह रहे थे कि क्या अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं है। लोगों ने अलग अलग जगह पे स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया हा, एंड एक्ट्स ऑफ सैबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वाज स्टार्टेड। तो लोग जो थे अब वो यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, और वो जो अलग अलग सोशलिस्ट लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे वो लोग भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद फोर्स। ब्रिटिशर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी यहाँ पे इस टाइम पीरियड में, ताकि वो किसी ना किसी तरह से इस इन सारी चीज़ों को रोक पाएँ। इस पर फिर भी यहाँ पे ये मूवमेंट रुका नहीं, इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दिखाया, हज़ारों इंडियंस ने इस मूवमेंट को जॉइन किया। ये मूवमेंट इतना ज़्यादा एनर्जाइज़ कर दिया था, मतलब एनर्जाइज़ कर चुका था यंग लोगों को इंडिया के, जिसकी वजह से उन लोगों ने स्कूल्स, कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। इट रियली बिकेम अ जेन्युइन एंड मास मूवमेंट। ये इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट इस टाइम पीरियड का बन चुका था।
और इवन जो लॉयर्स थे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, उन लोगों ने भी रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, उन्होंने भी जाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है? तो ये टोटल 13 पॉइंट्स जो है मैंने अभी आपको बता दिए, इनमें से कोई से भी 9 टू 10 पॉइंट्स लिख देना, ठीक? तो याद रखना, इसकी डेट याद रखना, कब कब स्टार्ट हुआ था ये, अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द मेन रीज़न फॉर द राइज़ एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। कैसे राइज़ हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, ये याद रखना है, ठीक है? देखते हैं। राइज एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। राइज कैसे हुआ इसका? देयर वर टू मेनी क्लेमेंट्स टू द पावर। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो पावर को क्लेम कर रहे थे। सबसे सबसे पहली डायनेस्टी जो यहाँ पे आती है वो कौन सी थी? संगम, ठीक है? संगम डायनेस्टी यहाँ सबसे पहले आती है, जो अपना कंट्रोल 1485 तक रखती है। दे वर सक्सीडेड बाय सलुवास। इसके बाद सलुवास आते हैं जो 1503 तक रूल करते हैं। उसके बाद तुलुवास आते हैं और दे वर रिप्लेस्ड बाय तुलुवास। कृष्णदेवराय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कृष्णदेवराय का जो रूल था वो कैरेक्टराइज था किस चीज से? ये सिर्फ एक्सपैंड पे ही फोकस नहीं करते थे, मतलब एक्सपेंशन पे ही फोकस नहीं करते थे, ये चाहते थे कि कंसोलिडेट भी किया जाए उस एरिया को, ठीक है? ही एक्वायर्ड द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर। तो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जितना भी एरिया था वो सारा का सारा इन्होंने अपने हाथ में एक्वायर कर लिया था। द रूलर्स ऑफ उड़ीसा वर सबड्यूड। जितने भी उड़ीसा के रूलर्स थे वो भी यहाँ पे हमें हारते हुए दिख रहे थे इनके आगे, इनके सामने। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर का जो सुल्तान था उसको भी इन्होंने डिफीट कर दिया। किंगडम रिमेन्ड इन हिज कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। और किंगडम इनके टाइम पीरियड में ना ऐसा था भाई कि हमेशा इनकी मिलिट्री जो थी वो प्रिपेयर रहती थी कि कभी भी लड़ाई हो जाए हम देख लेंगे, ठीक है? एम्पायर्स ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जब जो ये पूरा एम्पायर था उसमें शांति बनी रही कृष्णदेवराय के रेन के दौरान, बिल्कुल पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए, गोपुरम्स भी ऐड करे उसमें टू मेनी साउथ इंडियन टेम्पल्स। ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप। याद रखना, इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप को फाउंड किया था विजयनगर के पास, जिसको नगलापुरम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? नगलापुरम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट भी याद है तो वो भी लिख सकते हो। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? देखो 12 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इसके राइज के बारे में। राइज के बारे में जब राइज के बारे में लिख रहे होगे तो ये भी लिख सकते हो कि दो ब्रदर्स थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था बेसिकली। कौन से थे वो? हरिहर हरिहर एंड बुक्का, ठीक है? इनका जो वो नाम है वो भी लिख सकते हो कि इन दोनों ने इसको, इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक? डिक्लाइन की बात करें आफ्टर कृष्णदेवराय's डेथ, जैसे ही कृष्णदेवराय की डेथ हो जाती है तो उनके सक्सेसर जो है ना वो कहीं ना कहीं नायका से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मिलिट्री चीफ से परेशान हो जाते हैं। 1542 तक आते आते ये जो कंट्रोल था वो अराविदु डायनेस्टी के पास चला जाता है। फिर उसके बाद क्लैशेस शुरू होने लग जाते हैं विजयनगर के जो दक्कन सुल्तान है उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। सल्तनत फॉर्म्ड एन अलायंस। इन लोगों ने एक अलायंस बनाया किसके अगेंस्ट? विजयनगर के अगेंस्ट। एंड डिफीटेड रामराय। तो उस टाइम पीरियड में जो रूलर थे यहाँ के रामराय उनको हरा दिया एट द बैटल ऑफ टालीकोटा। टालीकोटा बैटल पे हरा दिया, ठीक है? द सिटी, इसीलिए याद रखना है इसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी बोला जाता है। तो ये राक्षसी तांगड़ी वॉर भी है और क्या कहते हैं बैटल ऑफ टालीकोटा भी है। द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड अबंडेंट विद इन अ फ्यू ईयर्स। तो ये जो सिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कुछ ही सालों के अंदर एकदम खत्म कर दिया गया, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या कह रहा है? हाउ आर इंस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडर्न पीरियड डेसिफर्ड। ये जो मॉडर्न पीरियड के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे इनको कैसे बढ़ा के, इनको कैसे डेसिफर कर पाए? एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ एपिग्राफी। ये जो एपिग्राफी होती है इसकी इसकी लिमिटेशन क्या है ये बताओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो डेसिफरिंग कैसे करी गई इसकी, कैसे डेसिफर किया गया मॉडर्न पीरियड के जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शंस थे उनको? जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ऑफिसर थे मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी दो तरीके की स्क्रिप्ट्स थी उनको यहाँ पे डेसिफर किया और इन्होंने पता लगाया कि ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में यूज हो रही हैं। जेम्स प्रिंसेप ने इन स्क्रिप्ट्स को मेंशन मतलब बेसिकली मैच करना स्टार्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड पैलियोग्राफी के जरिए इनको यहाँ पे मैच करना स्टार्ट कर दिया। ही ऑल्सो he also discovered that Ashoka in the name of the ruler and देवम नाम प्रिय एंड प्रियदस्या द टाइटल्स यूज्ड फॉर अशोका इन मेनी इंस्क्रिप्शन। तो इनको ये भी समझ में आ गया कि ये दो तरीके के टाइटल्स जो है ना वो अशोका के लिए ही डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस के अंदर यूज किए गए हैं। ही नोटेड दैट अशोका, देवनम्पिय एंड प्रियदसी आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम रूलर। तो इनको ये समझ में आ गया कि अलग अलग नाम जो है वो एक ही रूलर के ही है, वो अशोका के ही नाम है। और इसके अलावा कोई और पॉइंट क्या आता है तो वो भी मेंशन कर सकते हो इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस क्या थी इस पूरे इंस्क्रिप्शन एविडेंस की कि सम इंस्क्रिप्शंस हैव फेंटली एनक्रेव लेटर्स। तो कुछ कुछ
इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जिनमें अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया था, फेंटली थे, दिख नहीं रहे थे साफ तरीके से। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे वो डैमेज्ड हो चुके थे, उसमें लेटर्स मिसिंग थे, रिकंस्ट्रक्शंस आर अनसर्टेन और दोबारा से उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड में किस तरीके से उसको इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया है, इस चीज को भी पता लगा पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और ये फ्रैक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस बस कुछ ही जो इंस्क्रिप्शंस है उनको ही डिस्कवर कर पाए, उनको ही डिसिफर कर पाए, उनको ही पब्लिश कर पाए, उनको ही हम ट्रांसलेट कर पाए। इंस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड किया गया पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट के लिए, बट ये लोग ना डेली रूटीन्स और जो पुअर लाइफ की पीपल जो जो लाइफ ऑफ पुअर पीपल थी वो चीज़ नहीं दिखाती है, जो फार्मर्स की लाइफ थी उसको नहीं दिखाती है। तो ये मेजरली उस इंसान के पर्सपेक्टिव को ही दिखाती है जिसके द्वारा ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे। ठीक है? तो इसीलिए हमें जो रियल साइड है वो पता नहीं चलती है, ये सारी इसकी लिमिटेशंस है। ऑलमोस्ट 7 टू 8 पॉइंट्स मैंने अभी आपको यहाँ पे वैसे भी बता दिए। तो ये इनमें से आप 5-5 या 6-6 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हाउ डू हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट मौर्यस। तो ये जो हिस्टोरियंस थे ये कैसे मौर्यंस के बारे में जान पाते हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली यहाँ पे मौर्यन एम्पायर पे पूछा गया है। तो देख रहे हो ना कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेडली एक ही दो चैप्टर से 8 मार्कर्स में बन रहे हैं। तो सोर्सेस क्या है मॉडर्न एम्पायर के, ये हम पहले भी देख चुके हैं बट फिर भी एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के जरिए, स्कल्पचर्स के जरिए, बिल्डिंग्स के जरिए, मेगास्थनीज के अकाउंट के जरिए, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा कंपोज करी गई उसके जरिए, अलग अलग जो बुद्धिस्ट जैना और पुरानी टेक्स्ट थे उनके जरिए भी हमें पता चल पाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं मेनली। ठीक है, क्या था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर? 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। सबसे पहला द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड स्वर्णगिरी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड स्वर्णगिरी। तक्षशिला और उज्जैनी के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करता था। फिर उसके बाद स्वर्णगिरी, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे गोल्ड माइंस लोकेटेड थी बेसिकली। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, कैपिटल में भी और प्रोविंशियल सेंटर्स में भी। तक्षशिला और उज्जैनी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे जो कि बहुत ज्यादा दूरी पे एसोसिएटेड थे। ठीक है, आगे एक कमेटी बनी हुई थी, 6 सब कमिटीज जिसके अंदर प्रेजेंट थी, जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज को बताती थी, अलग अलग तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज को दिखाती थी। सब कमिटीज जो थी वो बताती है कि नेवी के लिए ध्यान रखा जाता था, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग कमेटी थी, फूड सोल्जर्स के लिए अलग, हॉर्सेस के लिए अलग, चैरियट्स के लिए अलग और एलिफेंट्स के लिए अलग। तो अशोका जो था ना वो स्प्रेड करता था धम्मा को, धम्मा के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करना चाहता था, बुद्धिज्म के जितने प्रिंसिपल्स थे उनको स्प्रेड करना चाहता था। तो इसने किसको अपॉइंट कर रखा था? धम्म महामात्य को अपॉइंट कर रखा था। ये बेसिकली वो ऑफिसर था जिसको असाइन की गई थी ड्यूटी कि आपको ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म का जो प्रचार है वो करना है। अब देखते हैं, Badi Vedakas were appointed to collect people's need and report to king। तो इनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था, किस लिए? ताकि ये क्या कर सके, लोगों की जितनी भी जरूरत है उनको समझ पाए और ये सारी की सारी चीजें जो है वो राजा तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। वो कह रहा है एनालाइज द फीचर्स ऑफ द सीक्रेट सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जितने भी सीक्रेट सेंटर्स है उनको समझाओ। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे भी विरूपाक्ष टेम्पल और जो अभी हमने पढ़ा विठल टेम्पल के बारे में, वहाँ के बारे में आप बता सकते हो यहाँ पे, और बता सकते हो महानवमी डिब्बा के बारे में बता सकते हो। तो सारी चीजें वही है, ये प्रिंसिपल डाइटी को यहाँ पे प्रेजेंट करता था, जिनकी महाराष्ट्र में पूजा होती थी, चैरियट की तरह डिजाइन किया गया था। ये सारी चीजें आप मेंशन कर देना, इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसमें ना ज्यादा मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बिकॉज इसको ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ अभी अभी। तो बस ये दिखाने के लिए मैंने ऐड किया है इस क्वेश्चन को यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द आर्किटेक्चरल एंड रिचुअल फीचर्स ऑफ महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के जितने भी रिचुअल फीचर्स थे वो बताओ, आर्किटेक्चरल फीचर्स थे वो बताओ। हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने पढ़ा और हमने देखा कि कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों यहाँ पर डिसाइड किया कि इसी को ही हम चूज करेंगे ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन के अगेंस्ट। तो ये वाली बात भी मैंने बता दी कि क्यों डिसाइड किया उन्होंने। सॉल्ट हर किसी के द्वारा यूज किया जाता था, ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे बता देंगे। इसके बाद से ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था। फिर क्या है? डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की ये जो टाउन प्लानिंग थी उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करो। तो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग सबसे पहला वाला जो वीडियो बनाया ना उसमें पूरी अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। यहाँ इसलिए ऐड किया है ये दिखाने के लिए कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई इसको जरूर पढ़ के जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम 1875 टू 1950 इन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अलग अलग लोग हैं यहाँ पे बताए गए हैं, एस एन रॉय और इन सबके बारे में भी मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, इसको भी दोबारा से हम नहीं पढ़ेंगे इसलिए।
इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल, यहाँ से पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं किया है हमने, इसको करते हैं। अर्ली सेंचुरीज जो थी इस्लाम की, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड लोग थे, जो सूफीज थे बेसिकली, जो कि ये एस्केटिज्म एंड मिस्टिज्म में बिलीव करते थे। और इनके स्टेटमेंट यहाँ पे, इनके जो रिलीजन के बारे में, मतलब यहाँ पे इनके ट्रेडिशन के बारे में बताओ, ये पूछा गया। तो जो सूफी थे ना, Sufi turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism in the caliphate। तो ये कहते थे कि भाई जितना ज्यादा ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्या क्या चीजें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि ये जो लोग हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो किसकी तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये जो आज के टाइम पीरियड में जो चीजें जिनके बारे में इनको सोचना चाहिए, उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें शांति चाहिए और हमें इस वर्ल्डली प्रेशर्स को त्याग देना है। दे क्रिटिसाइज द उलेमा, ये उलेमा को भी क्रिटिसाइज करते थे फॉर देयर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुन्ना। तो जिस तरीके से ये कुरान और सुन्ना को मतलब इंटरप्रेट करते थे, उनकी मीनिंग्स को बताते थे, तो उस बेसिस पे भी ये उलेमा को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई आप सही मीनिंग क्यों नहीं इनकी बता रहे हो, इतना ज्यादा एम्फोसाइज करके क्यों बता रहे हो। ये किस चीज पे एम्फोसाइज करते थे, ऑन सीकिंग साल्वेशन, ये कहते थे कि भाई हमें मोक्ष की बेसिकली प्राप्ति करनी है थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड, कि भगवान के प्रति एकदम डिवोटी रहना है उनके लिए हमेशा, तभी हम सैल्वेशन को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ सूफी ग्रुप्स ऐसे थे जो कि साथ में गाना वाना गाते थे, डांस करते रहते थे भगवान के लिए, हमेशा उनकी उनकी ही भजन करते रहते थे, ठीक है। दे फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जाम्पल यूज कर करके लोगों तक ये सारे मैसेज पहुंचाते हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन कुरान की जो थी बेसिकली वो इनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी। सूफिज्म इवॉल्व करता है इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट बाय द 11th सेंचुरी तक, ये एक पूरा कंप्लीट मूवमेंट बन जाता है। इट हैड अ बॉडी ऑफ लिटरेचर, इसकी खुद की बॉडी ऑफ लिटरेचर बन जाती है कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस की। सूफीज जो थे बेसिकली वो ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं अलग अलग कम्युनिटीज को अराउंड द हॉस्पाइस और खानका, और इस एरिया में ये लोग बैठ के कई बारी कवालीज वगैरह भी किया करते थे, जिसको एक शेख कंट्रोल करता था, टीचिंग मास्टर या पीर मुर्शीद भी इसके बाद हमें देखने को मिलता था। द सेंट कंट्रोल हिज मुरीद्स, जो सेंट था वो अपने मुरीद्स को कंट्रोल करता था, अपने डिसाइपल्स को कंट्रोल करता था और अपॉइंट करता था फिर आगे के रूलर्स को, ठीक है, इनको अपॉइंट किया करता था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरैक्शन बिटवीन इमेट्स एंड ले पर्सन्स वर एस्टैब्लिश्ड। तो जितनी भी स्पिरिचुअल जो इंटरैक्शन थी उनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया और जो कनेक्शन थे उनको बिल्ड किया गया। सूफी सिलसिला या फिर जिसको चेन भी बोलते हैं हम, उसको स्टार्ट किया गया ताकि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स तक और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच सके। सिलसिला का मतलब होता है चेन बेसिकली, जो सिग्निफाई करता है एक लिंक को, यानी मास्टर और डिसाइपल के बीच में जो लिंक है उसको दिखाता है। थ्रू दिस चैनल, इस पूरे जरिए, इस चीज के पूरे जरिए स्पिरिचुअल पावर की और ब्लेसिंग्स जितनी भी थी उनको डिवोटीज तक पहुंचा पाते थे। रिचुअल्स क्या क्या थे इनके, सच एज ओथ ऑफ एलिगेंस, wearing a patch garment and shaving their hair were observed। तो ये सारी चीजें ये लोग यहाँ पे फॉलो किया करते थे। तो ये लोग क्या ओथ करते थे कि हम क्या करेंगे, हम एकदम जो पैच गारमेंट्स होते हैं वो ही पहनेंगे और अपने हेयर्स को भी एकदम शेव वेव रखेंगे, ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे। दरगाह दरगाह बेसिकली क्या होती है, टॉम श्राइन होती है जहाँ पे जो भी डिवोशन के लिए जो लोग आया करते थे और उनके फॉलोअर्स वगैरह यहाँ पे आया करते थे, ठीक है, दर्शन करने के लिए बेसिकली। पिलग्रिमेज और जियारत, विजिटिंग द शेख्स टॉम श्राइन, तो पिलग्रिमेज कहा जाता है बेसिकली इसको, जब आप किसी के टॉम पे जा रहे होते हो, या जियारत बोला जाता है जब भी आप किसी शेख के टॉम पे जा रहे होते हो। म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग, अलग अलग म्यूजिक डांस ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड करती थी बाय स्पेशली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस, जो कवालाज होते थे वो अलग अलग कवाली वगैरह गाया करते थे। और सूफीज जो थे वो जिक्र को रिसाइट करते थे, डिवाइन नेम्स को अलग अलग रिसाइट किया करते थे। तो सूफीज्म जो था वो एक कंप्लीट मूवमेंट इस टाइम पीरियड तक बन चुका था, ठीक है। हमने कितने सारे पॉइंट्स देख लिए ऑलमोस्ट इसके, हमने 19 पॉइंट्स देख लिए। भाई इसमें से कोई 10 पॉइंट में नहीं लिख पाओगे तुम, ये बताओ। आंसर्स मैं तुम्हें लिख कर प्रोवाइड कर रही हूँ ऑलरेडी यहाँ पे, सिर्फ 10 पॉइंट तो लिख कर आने हैं ना, तो 10 पॉइंट लिख कर आ जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, अब आया क्वेश्चन मीराबाई पे। तो हमने कबीर दास पे एंड गुरु गोविंद तेज बहादुर पे भी देख लिया था। उसके बाद अभी हमने सूफीज्म पे भी देख लिया, अब बचे मीराबाई। मीराबाई पे भी ये जो क्वेश्चन है वो कई बार बनता है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। मीराबाई एक बहुत ही वेल नोन पोइट है जो नॉर्थ इंडियन हिंदू ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। ये अपनी फिलोसफी और अपने बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। शी वॉज अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु और कृष्णा, इनकी बहुत बड़ी भक्त थी। तो इनके बारे में ना पढ़ना भी बड़ा बड़ा ही मतलब काफी अच्छा लगता है पढ़ के,
बिकॉज़ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इनसे रिलेट भी कर पाते हैं। हुआ क्या है इनके साथ, बेसिकली इनकी एक स्टोरी है वो बता देती हूँ मैं। हुआ क्या कि भाई ये ना बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ी डिवोटी थी कृष्णा की, तो इनकी शादी हो जाती है, एक बहुत ही अच्छे राजघराने में इनकी शादी होती है। बट ये अपनी जितनी भी एज़ अ इनकी वाइफ ड्यूटी थी, एज़ अ इनकी डॉटर, एज़ अ डॉटर इन लॉ जो ड्यूटीज़ थी, उनको फुलफिल नहीं करना चाहती थी। शी जस्ट वांट टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अपने हस्बैंड को भी बेसिकली यही मान लिया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो भी लॉर्ड कृष्णा ही है। और फिर इनके जो जितने भी जो बेसिकली इन-लॉज़ थे वो डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करेंगे, हम इनको ना पॉइज़न दे देंगे और इनको मारने की कोशिश भी वो लोग करते हैं। बट ये किसी न किसी तरीके से वहाँ से बच निकलती है और फिर ये अलग-अलग गीत जो है वो गाने लगती है। इनके दोहे भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। तो ये दोहे गाते, 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 गाते फिर ऐसे करके द्वारका नगरी बेसिकली पहुँचती है। इनके रास्ते में अपने गुरु को जो रैदास हैं जो बेसिकली लेदर वर्कर थे उनको अपना गुरु बना लेती है, जो कि कहीं न कहीं अनटचेबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी ये चीज़, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हमें दिखाती है कि सोशल प्रैक्टिसेस को किस तरीके से वहाँ पे दिखाया जाता था उस टाइम पीरियड में। मीराबाई इज़ द बेस्ट नोन वुमेन पोएट, बहुत अच्छी वुमेन पोएट है जिनको 15th टू 16th सेंचुरी इंडिया में जाना जाता है। ये कृष्णा की वर्शिप किया करती थी और उनको ही अपना हस्बैंड मानती थी। इनकी बायोग्राफी जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करती है प्राइमरली फ्रॉम द भजन्स, जो भी इन्होंने भजन्स वगैरह लिखे उसके ज़रिए हम इनकी बायोग्राफी बना पाते हैं, व्हिच वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज़। बहुत दशकों तक इनकी जितनी भी बातें थी वो सुनाई गई अलग-अलग जगह। हर बायोग्राफी हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड प्राइमरली, हमने देख लिया। मीराबाई वाज़ अ राजपूत प्रिंसेस थी जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं जो भी मेरा ट्रेडिशनल रोल है एज़ अ वाइफ और एज़ अ मदर मैं उसको नहीं फॉलो करने वाली हूँ। इन्होंने उस पैलेस को भी छोड़ दिया और वॉन्डरिंग सेंट की एक लाइफ जो थी वो पूरी की पूरी बिदाई सॉन्ग्स को कंपोज करते हुए। इनके जो गाने हैं वो राजस्थानी और ब्रज भाषा में ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, बाद में इनको हिंदी और गुजराती में भी ट्रांसलेट किया गया। डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ मीराबाई एक्सप्रेस इंटेंस इमोशंस टुवर्ड कृष्णा। इनके इनके सॉन्ग्स इतने ज़्यादा डिवोशनल है ना कि दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग्स ये लिखा करती थी कृष्णा के लिए। रैदास एक लेदर वर्कर थे जिनको इन्होंने अपना गुरु बना लिया था, इसीलिए ये पता चलता है कि जो कास्ट सोसाइटी की नॉर्म्स थी, ये जो अनटचेबिलिटी की नॉर्म्स थी, इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती थी, ठीक है? इन्होंने जितने भी इनके पास सुख चैन थे, जो भी लग्जरीज़ थी लाइफ की, वो सारी त्याग दी, सिर्फ व्हाइट कपड़े, सैफ्रॉन क्लोथ्स पहन के ही ये रहा करती थी, ठीक? शी डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई अपने साथ भीड़ जमा करनी है और फिर आगे जाना है, नहीं। ये खुद ही इतना ज़्यादा इनका जो इन्फ्लुएंस था, इनकी जो भक्ति में इतना ज़्यादा जो बेसिकली स्ट्रांगनेस थी, स्ट्रेंथ प्रेजेंट थी कि इनके जो फॉलोअर्स थे वो अपने आप ही इनके साथ आते हुए चले गए। शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज़। सालों तक इनको इनकी डिवोटीनेस के लिए जाना गया। इनके सॉन्ग्स जो है वो आज भी कई सारी औरतों और आदमियों के द्वारा अलग-अलग जगह पे गाए जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो बहुत गरीब हैं और अपने आप को लो कास्ट का कंसीडर करते हैं, गुजरात और राजस्थान के एरिया में वो लोग इनसे इंस्पायर होके भगवान की जो भक्ति है वो करते हैं। तो भाई मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो डिवोटी भी होने के बाद साथ-साथ भी वो अनटचेबिलिटी के इस पूरे सिस्टम को खत्म भी कर सकता है और बोल भी सकता है कि वो इसमें बिलीव नहीं करता है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये पर्सनैलिटी थी। 13 मैंने इसके आपको पॉइंट्स बता दिए हैं ऑलरेडी इस वाले क्वेश्चन के, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनमें से 10 पॉइंट्स जो है वो लिख कर आने हैं। हालाँकि मुझे याद है स्टिल कि जिस टाइम पीरियड में मैं क्लास 12th में थी और ये मीराबाई वाला क्वेश्चन उस टाइम पीरियड में आया था, तो उस टाइम पीरियड में वही हमें 8 टू 9 पॉइंट्स ही लिखने थे, बट आई थिंक मैंने 15 से 16 पॉइंट्स इनके ऊपर मैं लिख कर आई थी इस क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था बस मेरा एग्ज़ाम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो वही आपका कुछ कुछ ना कुछ पर्सनल फेवरेट टॉपिक ज़रूर होता है, तो बस हिस्ट्री को ना भाई फ़ील करके पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो कि हिस्ट्री है, पढ़ी नहीं जा रही है, बोरिंग लग रही है, इस तरीके से पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगी। 12th की हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपको मिलेगी ही नहीं कभी ज़िंदगी में, मैं सच में बता रही हूँ। उसके बाद जब आप कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ना चालू कर दोगे ना, तब आपको हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। तो इसीलिए कभी भी इसको ऐसे मत पढ़ना कि बहुत बोरिंग है, ठीक है? हमेशा इंटरेस्ट लेके पढ़ना, लाइफ से रिलेट करके पढ़ना। डिस्क्राइब द सोर्स टू नोन अबाउट गांधी जी एज़ अ नेशनलिस्ट लीडर। क्या-क्या सोर्सेस हमें बताते हैं? देखा फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द कॉज एंड इवेंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जितने भी कॉज और इवेंट्स हैं उनको बताने को बोला गया है। तो हुआ क्या था भाई, क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था, रॉलेट एक्ट लगा हुआ था, रॉलेट एक्ट लगाया गया था यहाँ पे
बेसिकली सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। उसमें बोला गया था कि विदाउट एनी ट्रायल हम किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर देंगे और 2 साल तक उस इंसान का कोई भी ट्रायल नहीं होगा और शक के आधार पे भी हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हुआ क्या, इस बात को देखते हुए मतलब सब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे बेसिकली, और उसी के टाइम पीरियड में 13 अप्रैल का डे था जिस दिन बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे वो यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे, फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे बेसिकली गैदर हो रखे थे इस फेयर में, ठीक है। तो जो जनरल डायर था उसको ऐसी खबर लगती है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, कुछ नेशनलिस्ट जो है ना, वो रेवोल्यूशनरी जो है वो यहाँ पे आए हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनको जैसे ही ये खबर पहुंचती है वैसे ये सारे के सारे एग्जिट पॉइंट्स को क्लोज करवा देते हैं और वहां पे जो जनरल डायर है वो ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेजेंट 400 से ज्यादा लोगों की जो डेथ है वो हो जाती है ऑन स्पॉट। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसको शायद कभी भी हम अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएँगे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो इवेंट है, इसको ब बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है? खिलाफत इशू फिर उसके बाद सामने आ रहा था। खलीफा की पोजीशन को क्वेश्चन किया जा रहा था, उसी को लेकर ही इंडिया में भी ये जो इशू था वो उसको उठाया जा रहा था 2 ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे जिनके द्वारा ये मूवमेंट पूरा चलाया जा रहा था। एंड अदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस जो थे वो भी इस टाइम पीरियड में चल रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ अ हाई टाइम कि हमें हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने खिलाफत प्लस जो स्वराज मूवमेंट था उसको साथ में जोड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रास्ता बना लिया, ठीक है? याद रखना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रास्ता इन्होंने इस तरीके से बना लिया। क्या-क्या इवेंट्स हुए इस टाइम पीरियड में, जितने भी अलग-अलग सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन सब ने इस मूवमेंट को जॉइन किया। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्स अटेंड करना छोड़ दिया, वर्कर्स और पीजेंट्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। नॉन कॉपरेशन एक इतना ज़्यादा वाइडली स्प्रेड मूवमेंट बन चुका था, पीसफुल प्रोटेस्ट बन चुका था कि दिख रहा था कि भाई अगर ये सही तरीके से चल जाता ये मूवमेंट, गांधी जी ने बोला भी था कि अगर हम एक एक साल इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे तो 1 साल के अंदर-अंदर ही हमें स्वराज मिल जाएगा। हालाँकि ऐसा हो नहीं पाता है। इट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। इसमें लोगों को एनर्जाइज़ किया गया, उनको बताया गया कि हमें सेल्फ रूल स्वराज क्यों हासिल करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने बता दिए। ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इन इंडिया इन्फ्लुएंसेस सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये क्वेश्चन भी हम फर्स्ट वाले में ही कर चुके हैं, इन सारे टीचर्स वगैरह के नाम भी पढ़ चुके हैं, ये लोग किस चीज के बारे में बात करते थे सब पढ़ लिया है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, तो वहां पे जाकर आप इसको स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार वीडियोस को देखो, अच्छे से कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर रखी थी, ठीक है, इसलिए दोबारा से अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आगे क्या है, हाउ डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। तो स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने की वजह से ये जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स थी वो कैसे स्प्रेड हो रही थी, ये बताओ एग्जांपल्स के साथ। स्तूपास को ना एक ऐसी सीक्रेट साइट की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता था क्योंकि इनकी एसोसिएशन किससे थी, बुद्धा की लाइफ से, और उनके जितने भी रिलिक्स थे उससे इनको एसोसिएट किया जाता था। फॉर एग्जांपल स्तूपास को बिल्ड किया गया बोध गया पे वेयर द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट, याद रखना ये अलग अलग जगह, एंड सारनाथ वेयर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। तो जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन डिलीवर करा वहां पे भी स्तूपा को बनाया गया। तो ये सारी चीजें बुद्धा से एसोसिएट करके दिखाने के लिए ये स्तूपास जो थे वो बिल्ड किए जाते थे। ये जो सीक्रेट साइट्स थी ये सेंटर बन चुकी थी पिलग्रिमेज का और बुद्धिस्ट के लिए, ड्रॉइंग डिवोटीज फ्रॉम डिस्टेंट रीजन्स। इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग भक्त जो थे वो अलग अलग रीजन से यहाँ पे आया करते थे। स्तूपास ऑफन फीचर, यहाँ पे स्तूपास जो थे वो ऐसे नॉर्मल से नहीं बना दिए गए थे, इतने सुंदर तरीके से इनको कार्व वार्व करके बनाया गया था, इतने बढ़िया लगते थे, रिलिक्स और इंस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ पे थी जो बुद्धा की लाइफ को पूरी की पूरी दिखाती थी, ठीक है। सुबह सुबह कंटेन जातका टेल्स, जो जातका में जो छोटी मोटी कहानियां जो लिखी हुई थी, टेल्स लिखी हुई थी, वो भी सारी इसके अंदर दिखाई जाती थी अलग अलग स्कल्पचर के जरिए। साची जो है वो साची को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज एज अ सीन, बिकॉज यहाँ पे इसको बचाने की बहुत कोशिश करी जाती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जो साची स्तूपा था वो कैसे बच गया, बट अमरावती स्तूपा जो था वो नहीं बच पाया। द वजंतारा जातका स्टोरी जो है वो बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में बताती है और इम्पोर्टेंस बताती है बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में। दीज आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन सर्व्ड एज विजुअल नैरेटिव दैट कन्वेड बुद्धिस्ट टीचिंग टू इलिटरेट ऑडियंस। तो ये सारी चीजें जो थी वो इलिटरेट ऑडियंस तक कैसे पहुंच पा रही थी, क्योंकि ये विजुअल नैरेटिव्स में सब कुछ यहाँ पे नक्काशी करके दिखाया जा रहा था कि भाई ये सारी चीजें देखो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द
कार्विंग्स ऑन द एट साची लाइक व्हील्स ट्री, और ये सारी चीजें जो बनाई गई थी, इससे दिख रहा था कि ये बुद्धा की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो थे ये स्तूपा के, वो सारी चीजें, चाहे डोम को रिप्रेजेंट कर रहा हो बुद्धा के लाइटनमेंट को और प्रिंसिपल्स को, ये सारी चीजें भी हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में दिखाती थी। वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे, जो वर्शिपर्स थे वो ईस्टर्न गेटवे से एंटर करते थे, एंड वॉकड अराउंड द माउंट, जो माउंट पूरा बना हुआ था उससे क्लॉकवाइज यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वॉक करते थे, डायरेक्शन कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, इमिटिंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे कि गॉड का जो अबोर्ड है वो यहाँ पे सांची स्तूपा में हो रहा है। उसके स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना एक बारी। सांची, अमरावती और शहजी की डेयरी, ये बेसिकली जो है वो इम्पोर्टेंट स्तूपास है। इनका एक बार स्ट्रक्चर दिखा दूं मैं? स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, चलो मैं एक बारी। ये जो स्तूपा का स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देख लो और इसको ज़रूर याद रखना। देखो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो सेमी-स्फेयर है इसको अंड बोला जाता है, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर का दिख रहा है आपको, ये जिसमें 3 छतरी दिख रही हैं बेसिकली, इसको त्रिरत्ना बोला जाता है, ठीक है? जो कि बुद्धा, धम्मा और संघा को आइडेंटिफाई करती है। फिर ये जो बाल्कनी लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपरेट करता है इस सेक्रेड प्लेस को आउटर वर्ल्ड से, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला जो जो हर्मिका बनाई गई है, ये हर्मिका जो है वो दिखाती है अबोर्ड ऑफ गॉड्स को, कि भगवान जो है वो यहाँ पे बेसिकली आ रहे हैं। और ये जितने भी गेटवेज वगैरह बनाए गए हैं एंटर करने के लिए बनाए गए हैं, और ये सारी चीजें जो है वो दिखाती है बुद्धा की लाइफ टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है पूरा स्तूपा का, इसको अच्छी तरीके से जरूर याद रखना। अब आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट वाले पे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन। विजयनगर एम्पायर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग स्टाइल्स। तो ये जो विजयनगर एम्पायर था, यहाँ पे बहुत सारी आर्किटेक्चर बिल्डिंग वगैरह के बारे में बताओ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा से इन्होंने रिपीट कर रखा है ना, बट इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज एनक्लोज बाय मैसिव फोर्ट्रेस वॉल्स, बनी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से, कंस्ट्रक्टेड विदाउट मोर्टार, तो बिना किसी सीमेंट वगैरह का यूज करके इन्होंने ये वॉल्स बनाई थी। कंप्राइज सेवरल लाइन्स ऑफ फोर्ट, अलग अलग लाइन्स बनी हुई थी फोर्ट की, जिसमें जो सिटी को कवर कर रही थी, एग्रीकल्चर हिंटरलैंड को कवर कर रही थी, फॉरेस्ट को कवर कर रही थी। हिरिया कैनाल थी जिसको बनाया गया था, बिल्ट बाय किंग्स फॉर ऑफ द संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने हिरिया कैनाल को बनाया था। जो वाटर फ्रॉम डैम, जो कि डैम से ही वाटर को लेकर आती थी, अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड इरिगेटेड द कल्टिवेटेड वैली सेपरेटिंग द सेक्रेट सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। तो इससे क्या होता था, जो अर्बन कोर था और जो सेक्रेट सेंटर था वो दोनों के दोनों अलग हो पाते थे। कमलापुरम टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाटर रिजर्वियर था जो बनाया था इन लोगों ने वाटर मैनेजमेंट के लिए। रॉयल सेंटर के अंदर 60 टेम्पल्स अराउंड हमें देखने को मिलते हैं, और 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं इस जगह के अंदर हमें, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? यस, फिर उसके बाद रॉयल सेंटर के अंदर लगभग हमें 60 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, अराउंड 30 जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो देखने को मिलते हैं एज अ पैलेस। महानवमी डिब्बा जो था वो एक हाई प्लेटफॉर्म था विद स्लॉट्स ऑफ वुडन जो पिलर्स थे उनके जरिए बनाया गया था इसको। महानवमी डिब्बा की सिग्निफिकेंस क्या है बता देना। फेस्टिवल्स वगैरह में अलग अलग जगह पे इसको मतलब यहाँ पे लोग आया करते थे, इसको सेलिब्रेट किया जाता था। लोटस महल यहाँ पे लोकेट था। जो लोटस महल था बेसिकली लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर, मे हैव सर्व्ड एज अ काउंसिल चैम्बर। ये शायद काउंसिल चैम्बर था या मीटिंग पैलेस था किसका, किंग का और उनके एडवाइजर का। फिर हजारा रामे टेम्पल, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये सिर्फ राजा और राजा की फैमिली के लिए ही बनाया गया था। दो द सेंट्रल शाइन इमेजेस आर मिसिंग, जो बीच की मेनली जो इमेजेस वगैरह है वो मिसिंग है। द स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल्स डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द रामायण। जितनी भी वॉल्स पे जो अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई ना वो रामायण को ही दर्शाती हैं, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू द रॉयल पेट्रोनेज ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती है किस तरीके से टेम्पल कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सारी चीजें इन्होंने ध्यान रखी थी। विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में बता देना। और विरूपाक्षा और पंपा देवी बेसिकली यहाँ पे पूजा इनकी की जाती थी। अंडरवेंट सिग्निफिकेंट एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेवराय ने यहाँ पे हॉल ऐड किया था इन फ्रंट ऑफ इट। द मेन श्राइन adorned with delicately carved pillars कंस्ट्रक्टेड द ईस्टर्न गोपुरम भी इन्होंने ही बनवाया था। बिठला टेम्पल के बारे में बता देना कि यहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता था, प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता था। और नगलापुरम जो टाउन इन्होंने सब टाउन अर्बनशिप जो एस्टैब्लिश करी थी वो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस बात को जस्टिफाई करो कि कैसे ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो विजयनगर एम्पायर जो था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर एग्जिस्ट करता था। लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट करती थी। रिलीजियस ट्रेडिशन अलग अलग जो थे वो एग्जिस्ट करते थे।
इट फॉस्टर्ड अ क्लाइमेट ऑफ कल्चरल सिंथेसिस। यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग भी रहा करते थे। एम्पायर आर्किटेक्चर मार्वल्स सच एज टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्टिफिकेशंस, ये सारी चीजें ऐसी दिखाती है। इंडिजिनस जितने भी यहाँ पे लोग रहा करते थे उन सारी चीजों को, ड्रविडियन स्टाइल को दिखाती है। द विजयनगर एम्पायर कंट्रोल द ट्रेड रूट्स, जितने भी ट्रेड रूट्स थे उनको भी इंडियन रीजन की तरह, इंडियन ओशन रीजन की तरफ से कंट्रोल किया करते थे। और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए भी, क्योंकि अरब, पर्शियन, यूरोपियंस मर्चेंट जो थे वो यहाँ पे आया करते थे। द एम्पायर्स कंट्रोल ओवर वाइटल ट्रेड रूट्स, जो अलग अलग ट्रेड रूट्स थे उनके ऊपर भी एम्पायर का कंट्रोल था। जो प्रेशियस कमोडिटीज थी जैसे हॉर्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रेशियस स्टोन्स, इन पे भी इनका कंट्रोल रहता था। विद इन द पॉलिटी, claimants to power included members of the ruling lineage as well as military commanders. Their rulers was characterized by expansion and consolidation. तो ये जो rulers थे इनके, वो क्या करते थे, expand करते थे, consolidate करते थे जगह को। दे एक्वायर्ड उड़ीसा, सुल्तानपुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर, ये सारी जगह इन्होंने भी एक्वायर कर ली थी। किंगडम रिमेन्ड इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, हमेशा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के स्टेज में रहता था। बाकी सारे पॉइंट्स वही है, नगलापुरम वगैरह इन्होंने फाउंड किया। बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो इनमें से कोई से भी 8 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हो। 10 पॉइंट्स लिख देना, इतने सारे पॉइंट्स दे दिए तो ठीक है। विजयनगर का एक जो पीरियड है ये गोल्डन एज का पीरियड रहता है, जिसमें संस्कृत, कन्नड़, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और अर्बन कोर बेसिकली जो टाउनशिप थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। इरिगेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था। तो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी मेंशन कर देनी है। इनको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सालों तक चलता रहा। रायाज और नायकास जो थे वो पॉलिटिकल इनोवेशंस करते रहे। एम्पायर की जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स थी लाइक रॉयल सेंटर, महानवमी डिब्बा, ये सारी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट करती है। टेम्पल का आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, विरूपाक्षा, विट्ठल और हजारानामा टेम्पल यहाँ एग्जिस्ट करता था। ठीक है। उसके बाद 44th क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है इस बारी, और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देख लो ध्यान से। तो इसीलिए मैंने बोलता भाई लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एड्रेस द इशू ऑफ सोशल जस्टिस, जो सोशल जस्टिस का इशू था इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कैसे एड्रेस करती है, पर्टिकुलरली कंसर्निंग द राइट्स ऑफ द पीपल, जनता के राइट्स को ध्यान में रखते हुए कैसे एड्रेस करती है, इसको ये बताओ। डिफरेंट डिमांड्स वर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अलग अलग तरीके की डिमांड्स यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा उठाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। These demands, ideas, opinions were debated, discussed and conflicting ideas were reconciled। जितनी भी डिमांड्स होती थी, जितनी भी डिमांड्स होती थी उन पे डिबेट किया जाता था, फिर उस पर दोबारा से सोचा जाता था, फिर उसके बाद कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता था। ठीक है। बहुत सारे डिबेट्स यहाँ पे कई बार असेंबली में होते थे। बी पोकर बहादुर जो थे वो, उन्होंने एक पावरफुल प्रेजेंटेशन दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, जो माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन है उनको नहीं रोकना चाहिए इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सरदार पटेल ने स्ट्रांगली डिक्लेयर किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है ये हमारे लिए एकदम पॉइजन की तरह है, इनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जीबी पंत ने ये बोला कि दैट ऑल शुड एम्फेसाइज विद द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, कि हमें सारे लोगों की जो एस्पिरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं नेशन की यूनिटी को लेकर ही थे, और जितने भी सिटीजन्स थे नेशन के उनके लिए ही सोच सोच कर बनाए जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन विल ग्रांट सिटीजनशिप एंड राइट्स एंड इन रिटर्न सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि वो लोगों को राइट्स प्रोवाइड कर देगा, और सिटीजन का काम क्या है कि वो उसके बदले में उनको लॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे। Communists could be recognized as cultural entities and politically members of all communities are equal to the member of the state। तो सारे के सारे जो लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं कम्युनिटीज जो थी वो सबके लिए इक्वल ही थी यहाँ पे। एनजी रंगा वेलकम्ड ऑल लीगल एंड सिविल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एनजी रंगा ने बोला कि भाई जितने भी सिविल राइट्स लोगों को दिए जाएंगे वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुटेबल कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करी जाए। रंगा का ये भी मानना था कि जो ह्यूज गैप है ना इंडियन मासेस के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। जयपाल सिंह का क्या कहना था, जयपाल सिंह का कहना था कि बेसिकली जयपाल सिंह का यहाँ पे क्या कहना था कि रिप्रेजेंटेटिव और ट्राइबल जो जितने भी ग्रुप है स्पोक अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट, इनको हमें बचाने की कोशिश जरूर करनी है। इनके लिए हमें जनरल प्रोविजंस जो है उनके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो लेकर आनी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बार ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर किस तरीके से डिबेट हुआ, क्या कंसर्न रखे गए। देखो भाई ये बोला गया कि ना तो हम बहुत ज्यादा पावर दे सकते हैं और ना ही बहुत कम पावर दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों को ही। तो इसीलिए इस पे लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे बातें वगैरह हुई, डिबेट्स हुए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 लिस्ट मेंशन थी, यूनियन, स्टेट और
कंकरेंट। तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट जो है वो लॉज बनाएगी। मोर आइटम्स आर लिस्टेड इन, ज्यादातर जितने भी आइटम्स थे उनको यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया। इन इंडिया यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया सो दैट यहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और ये सारी चीजों को एनकरेज किया जा सके। के सनातन की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन्होंने बोला रीएलोकेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्टेट भी स्ट्रांग हो सके और सेंटर भी स्ट्रांग हो सके। इन्होंने बोला कि अगर हम ज्यादातर जितनी पावर्स हैं वो किसको दे देंगे, अगर सेंटर को ही दे देंगे तो सेंटर भी ओवरबर्डन हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि हमें कुछ फिजिकल प्रोविजंस को इंडिपेंडेंटली स्टेट को भी देना चाहिए। द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हैड बीन फर्दर रेनफोर्स्ड, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की नीड थी उसको हर किसी ने यहाँ पे समझा कि जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू का कहना भी यही था, अम्बेडकर का, गोपाल स्वामी अय्यर का, इन सब का कहना यही था। बालकृष्ण शर्मा जो थे, जो मेंबर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, इनका कहना क्या था कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आएगी तो नेशनल वेलफेयर, मोबिलाइज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और क्या कहते हैं एस्टैब्लिश एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से हो पाएंगी और फॉरेन थ्रेट्स के अगेंस्ट भी अच्छे से काम कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट करता है क्लियर इंक्लाइनेशन, सीधे सीधे दिखाता है कि हम किसकी तरफ इंक्लाइन है, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट इन प्रायोरिटीज ड्रिवन बाय द टाइम, कि जैसे जैसे टाइम के साथ चीजें चेंज होती जाएंगी, चेंज होंगी, उस अकॉर्डिंग भी हम चेंजेस जो है वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही जो 8 मार्कर की सीरीज थी पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर जरा सी भी वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो रात तक मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, जो कि आपकी बुक 2 की 1 शॉट वीडियो है, उसको अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। बट उससे पहले भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके 400 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो फटाफट से, ठीक है। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।